Hello everyone. So till now we have already discussed a lot of things and now it's time to discuss message and summary of the poem, right? आज हम लोग मैसेज और समरी लिखेंगे और फिर अगर टाइम रहा तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, है कि नहीं? सो क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम? क्वेश्चन लिखो। हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम। ठीक, दिस इज आवर क्वेश्चंस। आई होप कि ये विजिबल होगा, राइट? चलो ठीक है। मैसेज ऑफ द पोएम यानी कि इस पोएम का मैसेज क्या है, आंसर में लिखेंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। लिखो, फ्लोइंग आर द मैसेज ऑफ द पोएम। ऑफ द पोएम, पोएम का नाम लिख लो भाई। ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो हमारा पोएम डस्ट ऑफ स्नो है उसका क्या मैसेज है, कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है। दिस इज आवर क्वेश्चन, राइट? सो लेट अस सी। Following are the messages of the poem डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो हमारा कविता डस्ट ऑफ स्नो है उसका जो मैसेज है वो निम्नलिखित है। और वो निम्नलिखित क्या क्या है देखते जाओ। सबसे पहला, बी पॉजिटिव। ठीक। दूसरा, नथिंग इज अनलक्की इन नेचर। ठीक है। यहां पे भी WE लगा दो, बी हैप्पी। ठीक है। और बोलूं तो एंजॉय स्मॉल थिंग्स। और बोलूं तो मूव ऑन फ्रॉम द बैड टाइम। ठीक, क्लियर? सो दिस इज द मैसेज ऑफ द पोएम। पोएम का क्या मैसेज था हमने आपसे लिखा दिया। ठीक है, यही मैसेज है पोएम का। जो डस्ट ऑफ स्नो याद है आपको, हमने पढ़ाया था, राइट? सो उस पोएम का क्या मैसेज है, तो कवि ने क्या यहाँ पे देख रहे हो तुम, है कि नहीं, कि कवि जो है वो उदास हैं लेकिन
उनका मूड जो है वो एकदम से बदल जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन ये जो बदलाव हुआ वो किसके कारण हुआ? तो उस कौवा के कारण हुआ, राइट, जिसने क्या किया, सुक डाउन ऑन मी, लिखा हुआ है ना लाइन्स में कि उस कौवे ने बर्फ के टुकड़े को कवि के ऊपर झाड़ा तो उन्हें जो है वो खुशी का एहसास हुआ। सो दिस इज द थिंग्स, इट मीन्स कि आप उदास थे वो और खुश हो गए, तो इसीलिए हम लोगों को बी हैप्पी, हम लोगों को खुश रहना चाहिए, ठीक है। और बी पॉजिटिव यार, हम लोगों को इतना क्यों सोचना कि ये हो वो है, ऐसे है वैसे है। हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहें कि अच्छा ही होगा। आपको एक राजा और मंत्री वाला कहानी तो पता ही है कि राजा जो है वो जाता है शिकार पर तो उसको उंगली जो है वो कट जाता है, कटा हुआ रहता है, जिसके कारण वो बच जाता है कि नहीं, राइट। तो मंत्री को कारागार में डाल देता है, तो राजा कहता है कि मंत्री मंत्री अरे हमसे भारी गलती हो गई, मुझे तेरे को जेल में नहीं डालना चाहिए था। तो मंत्री कहता है महाराज जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, अगर आप तो बच जाते क्योंकि आपकी फिंगर्स कटी हुई थी, लेकिन हम तो बढ़िया थे राजा, राइट। तो राजा जी मेरे को तो वो पकड़ लेता आदिवासी लोग, है कि नहीं, ऐसे सुने हो ना। बहुत ज्यादा नहीं बोल करके आपका टाइम ले रहा मैं, इसलिए शॉर्ट में समझा रहा, आपने सुना होगा, ठीक। इसीलिए बी पॉजिटिव। और नथिंग इज अनलकी इन नेचर, इसके बारे में भी इस पोएम में जिक्र है कि हमारे इस भगवान के प्रकृति का में दिया हुआ चीजें जो है वो अनलकी हो ही नहीं सकता, हर एक चीज बढ़िया ही है, इसीलिए चिंता की कोई बात है ही नहीं। कैसे? कौवा के तो हमारा समाज दुष्ट मानता है, बेकार मानता है, लेकिन कौवे के वजह से ना कवि ने अपना समय को बचाया, इसीलिए उसको भी रिस्पेक्ट कीजिए। ये ना कि आपके आंगन में, घर के ऊपर, वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर आकर के कौवा बैठा तो आप उसको भगा दें क्योंकि वो अपशगुन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसे रोटी का टुकड़ा दें, है कि नहीं, वो भी तो एक जीव है, इस हमारे इन्वायरमेंट का, इस एटमॉस्फेयर का पार्ट है, राइट। समझ रहे हो मेरी बातों को? देखो एक चीज लिखे हैं, इंजॉय स्मॉल थिंग्स, छोटे छोटे चीजों में खुशियां ढूंढा करो यार। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बड़ा होगा जिंदगी में तब वही खुश रहेंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। सो खुश रहने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अलग होगा जीवन में तभी आप खुश होंगे। अब छोटी छोटी चीजों में अगर आप अपने आप को खुशी महसूस करते हो या फिर आप हैप्पी फील करते हो कि ये मोमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो नेचर ने आपको एक बढ़िया गिफ्ट दिया है जो सबके पास नहीं होता है ये सोच, तो इस चीज को एंजॉय करो, ठीक। नेक्स्ट है मूव ऑन फ्रॉम द बैड टाइम, जब भी बुरे वक्त से गुजर रहे हो या फिर जब भी लाइफ में घबराहट वाली बातें हो तो हमेशा एक बात याद रखना, वो ये है कि ये वक्त भी निकल जाएगा। और बहुत ज्यादा खुश हो तो भी एकदम ये नहीं कि पूरा मोहल्ले को उठा लिए मिठाई बंटवा दिए, क्योंकि उस समय भी याद रखना है कि ये खुशी भी थोड़े समय के लिए ही है, ये वक्त भी निकल जाएगा। तो उसी तरह से जब खुशियां निकल रही है एक टाइम के बाद, सो दुखी हो तो क्या हुआ, ये बैड सिचुएशंस भी तो एक समय के बाद निकल जाएगा, क्योंकि टाइम हमेशा जा रहा है ना, रुक नहीं ना रहा है, इसीलिए तो बोल रहा हूं। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? ठीक है फिर। सो ये खत्म होता है, इसको लिख लीजिए। लिख लिया हो तो मिटा सकता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव जो करना है, राइट। इसके बाद फिर समरी वगैरह ये सब है ना, सो डिस्कस कर लें। चलो क्वेश्चन लिखना शुरू करो। सोचता क्या है, बहुत तुम लोग दिमाग लगाता है, हाई पर ध्यान दो, ठीक। लिखे। क्वेश्चन है हमारा,
कि राइट डाउन समरी ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ अ स्नो। दिस इज द नेम ऑफ आवर क्वेश्चंस। ठीक, कि डस्ट ऑफ अ स्नो जो हमारा कविता का नाम है उसका समरी क्या होगा आपको लिखना है, ये हमारा क्वेश्चन है। समझ गया? सो नाउ स्टार्ट्स राइटिंग। लिखेंगे कि इन सो फार एज द समरी ऑफ द पोएम is concerned, it is a very didactic and interesting poem। इंटरेस्टिंग आया है ना? 19-20 का फर्क है नहीं? अब ठीक है। एंड इंटरेस्टिंग पोएम, ठीक। एंड दिस एंड द पोएम named Dust of a Snow has been written by a great poet named रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है। ही हैज बीन composed different poem in which dust of a snow is one of them। ठीक है। He is really a great poet। ठीक है। पैराग्राफ चेंज कर दो, फिर लिखो इन द पोएम द पोएट was sitting below a हेमलॉक आया है। below a hemlock tree।
He was very sad and thinking something else. His head was down. His head was down. At this time, और इसी समय क्या है? A crow was sitting on the hemlock tree. On the tree, there was a snowfall or particles of snow. When a crow fly or shake a tree, then particles of snow falls on the poet which is also called dust of snow. ठीक है, यहां तक लिख लीजिए, समझे? ये नीचे स्पेस है तो वहीं पे लिखा देता मैं, नीचे तो स्पेस नहीं है डियर। सो आप ये सब कुछ लिख लो और यहां तक आ जाओ, फिर हम बात करता है तेरे से, ठीक? समझ लो, हमने कहा इन सो फार FAR होगा, फार। इन सो फार एज द समरी ऑफ द पोएम इज कंसर्न, यानी कि जहां तक की बात करें इस पोएम का जो डस्ट ऑफ स्नो है, तो ये वेरी डायडैक्टिक एंड इंटरेस्टिंग पोएम है। डायडैक्टिक का मतलब हुआ शिक्षाप्रद, अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो तीर देकर, शिक्षाप्रद। और इंटरेस्टिंग यानी कि एकदम रोचक स्टोरी है ये। और ये जो पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, ये लिखा गया है एक ग्रेट पोएट के द्वारा जिसका नाम है रॉबर्ट फ्रोस्ट। इनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर सकते हो, रॉबर्ट फ्रोस्ट। और ही हैज बीन कंपोज्ड डिफरेंट पोएम, इन्होंने अलग अलग तरह के कविता लिखा है, इन विच जिसमें डस्ट ऑफ स्नो इज वन ऑफ देम, जिसमें से डस्ट ऑफ स्नो एक है। रॉबर्ट फ्रोस्ट ने बहुत तरह के पोएम लिखा है जिसमें से डस्ट ऑफ स्नो जो है वो एक कविता है, ठीक? ही इज रियली ए ग्रेट पोएट, और रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है वो सच में एक महान कवि थे, है कि नहीं? अब एक लाइन छोड़ के पैराग्राफ चेंज करके जो पोएम में सब कुछ जिस भी चीज का जिक्र है, जो भी घटनाएं घट रही है, सबका वर्णन कीजिए, फिर इसके बाद कंक्लूजन कीजिए, फिर क्या सीखा वो, है कि नहीं? वही कंक्लूजन में लिखा जाएगा। इन द पोएम, इस पोएम में द पोएट वाज सिटिंग बिलो ए हेमलॉक ट्री, जो पोएट हैं वो एक हेमलॉक ट्री यानी कि धतूरे के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं।
ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत ही ज्यादा उदास हैं, एंड थिंकिंग समथिंग एल्स, और कुछ इधर उधर उदासी वाली चीजों को सोच रहे हैं। हिज हेड वॉज डाउन, उनका जो हेड है, मस्तक जो है वो नीचे ऐसे झुका हुआ है। एट दिस टाइम, और इसी समय, ए क्राउ वॉज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री, और इसी समय उस पेड़ के ऊपर एक कौवा जो है वो बैठा हुआ है। नीचे रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर, और उसके ऊपर कौवा बैठा हुआ है। ऑन द ट्री, और ट्री के ऊपर देयर वाज ए स्नोफॉल और पार्टिकल्स ऑफ स्नो, और पेड़ के ऊपर क्या चीज है, बहुत सारा, तो पार्टिकल्स ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिसे हमने डस्ट ऑफ स्नो भी कहा है। ठीक, व्हेन ए क्राउ फ्लाई, जब कौवा उड़ता है या फिर शेक करता है उस पेड़ को, यानी कि पेड़ को हिलाता है, शेक का मतलब हुआ हिलाना, ठीक, ए ट्री, देन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉल्स ऑन द पोएट, तब जब पेड़ हिलता है तो जो पार्टिकल्स ऑफ स्नो है, छोटे छोटे कण जो है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डस्ट ऑफ स्नो, जिसे हमने डस्ट ऑफ स्नो भी कहा है, उस पार्टिकल्स ऑफ स्नो को, ठीक ठीक, गिरता है पोएट के ऊपर। अभी यहीं तक लिखाए हैं, फिर इन सभी चीजों को इरेज करेंगे और फिर से यहां से लेकर के यहां तक लिखाएंगे, फिर हमारा समरी जो है वो खत्म हो जाएगा। सो इसे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, एक एक स्पेलिंग मिला लेना, कैसे लिखता हूं वो कुछ भी सब कुछ देख लेना, ठीक है। इतना मेहनत इसीलिए कि आप अच्छे से लिख पाए देख करके, वरना मैं बोल के भी तो लिखा सकता हूं, है कि नहीं, लेकिन वो तो आप लिख नहीं पाओगे, तकलीफ है, राइट। चलिए हो गया, मिटा देना जी, बोलता नहीं है, मिटा देना, बोलो हाँ। चलो, जब हाँ बोल ही दिया तब फिर का दिक्कत है भाई। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। Which is also called dust of snow. आगे लिखो, उसी में लगातार है, पैराग्राफ चेंज नहीं करना, ठीक है। When the particles of a snow falls on the body of the poet, his mood was changed, तो उनका मूड जो है वो बदल गया, and he saved
he saved some part of a day that he ruined in regret. क्लियर? तो जब वो स्नो गिरता है पोएट के ऊपर तो इनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है, और जब मूड बदलता है तो ये खुशी महसूस करते हैं, और जो सोच सोच करके अपना कीमती समय को बर्बाद कर रहे थे पोएट, वो अपना समय को बचा लेते हैं। ठीक है, जैसे आप दुखी हैं और आप बैठ करके सोच रहे हैं तो आपका समय बर्बाद ना जा रहा है, बजाय कि आप उस समय में कुछ नया करने के बजाय आप उस समय को सोच सोच के बर्बाद कर रहे हो, तो ये उचित नहीं है। ठीक है, तो कभी जो है वो अपना समय को बचाया। नाउ द पोएट was happy. अब पैराग्राफ चेंज करो। इन कंक्लूजन, we conclude that when we are sad and thinking about our incident besides this, we should move on to the next work in order to save time. Because time is important. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। The theme of the poem is that nothing is unlucky in nature. We must respect everything which is present in our nature. We should always happy. Be positive in our life. Try to enjoy or celebrate
स्मॉल थिंग्स इन आवर लाइफ। ठीक है, चलो खत्म हो गया जी। हमारा समरी जो पोएम का था वो इसी के साथ खत्म होता है। आप इन सभी चीजों को लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में मूव करेंगे। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, मैं जो तेरे को पढ़ा देगा वो मोर देन सफिशियंट रहेगा। ठीक है, और अगर पोएम आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं, इफ यू हैव क्यूरियोसिटी, इफ यू हैव राइटिंग स्किल्स, इफ यू हैव थिंकिंग स्किल्स, then you can write the answers very well in the board examination. Clear? अगर आप एक अच्छा सोच रखते हैं, अच्छा से सोच लेते हैं, आपके पास राइटिंग स्किल अच्छा है, ठीक है, आप चीजों को बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक, तो आप अपने आप से आंसर लिख सकते हो। लेकिन पोएम क्या है, कैसे है, याद रखोगे, लिखा जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि इन सभी चीजों को मेरा समरी को ही रट लेना, लेकिन मैं इसलिए लिखा रहा है, मैं रटने के लिए तो कभी बोल ही नहीं रहा हूं, क्योंकि किससे याद होगा इतना एक पेज का समरी। राइट, यही रियलिटी। तो आप इसको पढ़िए, समझिए और मन में याद रखें हिंदी में, और फिर एग्जाम में आप उसी चीज को ट्रांसलेट कर करके लिखते जाओ, मार्क्स जरूर मिलेंगे, है कि नहीं? ठीक, क्लियर? और याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन पढ़ा रट लिया ये तरीका थोड़ी है। आप चीजों को समझिए, फिर अपने नजरिए से उसको लिखिए, वर्णन कीजिए, है कि नहीं? सो यहां से समझा देता हूं, यहां तक तो बता ही चुका हूं। इन कंक्लूजन में हम लोग हम लोग ये कंक्लूजन में निकाले, इस नतीजे पर पहुंचे हैं, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि व्हेन वी आर सैड, कि जब हम लोग उदास रहते हैं और सोचते रहते हैं जो भी बुरे चीजों घटा हमारे लाइफ में, तो इस सब चीजों को सोचने के बजाय हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्क। हम लोगों को अगला कार्य के ऊपर काम करना चाहिए। काहे? इन ऑर्डर टू सेव टाइम, इसलिए ताकि हमारा समय जो है वो बचे। क्यों? बिकॉज टाइम इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि समय जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार जाए तो दोबारा ना आए। द थीम ऑफ द पोएम इज दैट, और इस पोएम का थीम, मुद्दा या फिर मोरल वैल्यू या फिर मैसेज यही है कि नथिंग इज अनलकी इन नेचर, कि हमारे इस प्रकृति में कुछ भी अनलकी नहीं है, यानी कि दुर्भाग्यशाली कुछ भी नहीं है, सभी चीजें सौभाग्यशाली ही है। वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन आवर नेचर, हम लोगों को सभी चीजों को आदर करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए जो कुछ भी इस नेचर में, प्रकृति में उपलब्ध है। ठीक, वी शुड ऑलवेज हैप्पी, हम लोगों को हमेशा खुश ही रहना चाहिए। ठीक है, कहावत में भी है और सच भी है कि जब भी हमारे लाइफ में बैड सिचुएशंस आता है तो एक स्माइल जो है वो 50% प्रॉब्लम्स को कम कर देता है। समझ गया ना? आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपके जीवन में समस्या है तो मुस्कुराइए हुजूर। ठीक है, पढ़ने का लोड आ रहा है तो मुस्कुराइए, क्योंकि 50% तो दुख ही दूर कर देगा। अब बाकी तो आप इंसान हो तो दिमाग लगा के तो कर ही लोगे, है कि नहीं? ठीक है, तो बी पॉजिटिव इन आवर लाइफ, हम लोगों को अपने जीवन में जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ऐसा सोचना चाहिए कि जो कुछ भी होगा देख लेंगे, सब ठीक रहेगा। क्लियर है? ट्राई टू एंजॉय अ स्मॉल और सेलिब्रेट अ स्मॉल थिंग्स, छोटे छोटे चीजों में खुशियां ढूंढिए, बड़े चीजों का इंतजार मत करो, क्योंकि टाइम वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। छोटे छोटे चीजों को सेलिब्रेट करना सीखिए, समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आप 10th में हैं, अभी आप दोस्तों के साथ हैं, राइट, तो इन सभी चीजों में खुशियां ढूंढिए कि कैसे 10th में है तो बैठा करते हैं, सर से बातें करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, हाथ धोने के लिए जाते हैं, उधर घूमते हैं, इधर हॉल में, बरामदा में, नीचे फील्ड में, क्योंकि ये चीजें जब 10th आप पास कर जाएगा तो कौन दोबारा आता है लौट करके? आज तक तो ऐसा नहीं देखें कि 10th से पास कर गया फिर स्कूल में आया, ऐसा नहीं होता। तो एक बार चले गए तो चले गए, ये आएगा नहीं। हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ आपको थोड़ा कम वैल्यू लगे, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपको पता चला है कि 10th क्लास में, 9th में, 8th में थे तो लाइफ अलग था, लेकिन अब जिंदगी अलग है।
समझ गया ना। इस चीज को तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल ही रहा है, नहीं तो आप 10 साल के बाद ये मेरा वीडियोस देखना, तब आपको पता चलेगा कि किसी ने पहले ही बोल दिया, हड़का दिया, समझा दिया, सही राह दिखा दिया, सच्चाई बता दिया। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इसी के साथ ये खत्म होते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर द फर्स्ट फ्लाइट या फिर फर्स्ट फ्लाइट से हम लोग क्वेश्चन आंसर निकालते हैं। जैसे लिखा है, टाइम है ना हम लोगों के पास? टाइम तो है ही, जो भी टाइम रहे। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। पोएम को जो है वो याद कर लेना है आप सभी को, ठीक ना। मैं बार बार नहीं बोलता क्योंकि आपके पास वीडियोस का एक्सेस है, ठीक है, तो आप जब मर्जी देख सकते हो। ऑफलाइन क्लास नहीं ना है कि फिर से रिवाइज करवाएं, ठीक। ज्यादा तो क्वेश्चंस भी नहीं है इसमें, 1 2 3 क्वेश्चंस है, एक्सप्लेन कर देते हैं आज, और कल के अगले क्लास में जो है वो क्वेश्चन आंसर को लिखवा डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो पार्टिकल्स ऑफ स्नो को ही डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है, लिखवाया ना समरी में, तो ये आंसर हो गया। पूरा क्वेश्चन पहले एक बार सुन लो। व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो? इसी एक ही क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चंस तो ये हो गया, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो जो है वो क्या है। अगला इसी में जोड़ा गया है, पेज नंबर निकाल लीजिए, इसमें तो पेज नंबर दिया हुआ है ही नहीं जी, तो 13, पेज नंबर 14 निकाल लीजिए। फर्स्ट फ्लाइट बुक का एनसीईआरटी है, पेज नंबर 14 जो है वो निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 मिलाओ, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला है व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, पहले क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन 3 तरह के बातें पूछ रहा है। पहला, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, यानी कि जो पोएट का मूड चेंज हो रहा है, उसके माध्यम से पोएट जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसी में एक जोड़ा गया है कि हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड, कि कवि का मूड जो है वो कैसे बदल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में ही 3 तरह के बातें पूछ रहा है, बारी बारी से हम लोग आंसर करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन पहला था कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो पार्टिकल्स ऑफ स्नो को ही डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है, क्लियर कॉन्सेप्ट। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, कवि ने क्या कहा कि पोएट का मूड चेंज हो गया, इस लाइन से क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं, अरे भाई ठीक है, मानते हैं कि तुम उदास हो क्योंकि कुछ बुरा हुआ है, अभी खराब टाइम चल रहा है, लेकिन चिंता मत करो, कुछ ही पल की खामोशी है, तुम्हारा वक्त आया है तो मेरा दौर आएगा, समझ रहे हो ना। सो मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए, समय को बचाइए, अब समय को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, सोच सोच करके आगे बढ़िए। तो ये कहना चाहते हैं इस लाइन से। और हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड, कवि का मूड जो है वो कैसे बदल गया, तो जब कौवा हिमलॉक ट्री के ऊपर से पत्तियों को हिला करके हिलाता है, तो बर्फ के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो पोएट के ऊपर गिरता है, तो पोएट का मूड जो है वो बदल जाता है एकदम से, और वो खुश हो जाते हैं कि वाह एकदम से मजा आ गया। क्या हो कि आप एकदम गुस्से में हो और एकदम छोटे छोटे स्नोफॉल ऐसे गिरे, है कि नहीं, तो आप खुश हो जाएंगे, बर्फ गिरे तो, राइट। जैसे अगर आप बाहर निकले और छोटे छोटे बर्फ के पार्टिकल्स का बारिश आ गया, ठीक है, आपके गांव में, शहर में, गली में, मोहल्ले में, तो आप खुश हो जाएंगे एकदम से देख करके कि वाह क्या मौसम है, यहाँ तो बहुत सुकून आ रहा है यहाँ, नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर, हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। अच्छा, द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया कि रॉबर्ट फ्रोस्ट ने नेचर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है इस पोएम में, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चंस भी है, लेकिन द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर, लेकिन ये क्वेश्चंस है, लेकिन जो दूसरा में क्वेश्चन नंबर पहला रोमन अंक में और दूसरा तीसरा लिखा गया है ना, ठीक ना, उसको आंसर करना है आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर पहला है कि व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। कहा गया कि
कि पोएम में ज्यादातर किस तरह के बर्ड्स का जिक्र होता है। ठीक, तो ज्यादातर नाइटिंगेल का, पीकॉक का, और समझ रहे हो ना, नाइटिंगेल हो गया, नाइटिंगेल को हिंदी में बुलबुल कहते हैं, पीकॉक मीन्स मोर होता है, और जैसे एक और कोयल, कोयल भी है, राइट। तो कोयल, मोर, बुलबुल, नाइटिंगेल है कि नहीं। तो इस तरह के बर्ड्स, पक्षियों का जिक्र होता है पोएम में ज्यादातर, लेकिन कवि ने कौवा का जिक्र किया है। कौवा का जिक्र नहीं सुनिएगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि किस तरह का ज्यादातर होता है, तो नाइटिंगेल का, मोर का, कोयल का। ठीक, आगे है, डू यू थिंक ए क्राउ इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स। क्या आपको लगता है कि कौवा जो है वो कभी ज्यादातर करके कविता में मेंशन होता है? तो नहीं होता है, मेरे को नहीं लगता है। तो ये आंसर है। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्राउ। आपके मन में क्या विचार आता है जब आप एक कौवा के बारे में सोचते हो और एक दिमाग में कौवा का फिगर बनाते हो, तो क्या आपको लगता है? तो आप अपने शब्दों में आंसर लिखिएगा। तो आपके माइंड में आता है कि ब्लैक कलर का पक्षी है, उसका आवाज जो है वो उतना अच्छा नहीं है मोर के और कोयल और नाइटिंगेल, बुलबुल के आवाज के मुकाबले कौवा का आवाज उतना बढ़िया नहीं रहता है, एकदम अजीब तरह से आवाज निकलता है, खाओ खाओ, एकदम कुछ इस तरह से आवाज निकलता है जो भद्दा लगता है कानों में सुनने। तो हमें तो कौवा पसंद नहीं है, ठीक है, लिख लीजिएगा, या पसंद है तो भी लिखिएगा पसंद है। क्वेश्चन नंबर दूसरा रोमन अंक में, अगेन व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है? तो हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है। Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine? कवि जो है वो और खूबसूरत पेड़ को क्यों नहीं लिखा अपने पोएम में, जैसे ओक हो गया, मेपल हो गया, पाइन एप्पल ट्री हो गया, यही सब कुछ क्यों नहीं खूबसूरत पेड़ को लिखा? ऐसा इसलिए ताकि वो बताना चाहते हैं कि कभी कभी खराब चीजें जो हमारे इस नेचर में है वो बढ़िया बदलाव हमारे जीवन में ले आता है। इसीलिए हमें नेचर में जो कुछ भी खराब चीजें भी है ना, वो खराब नहीं है बल्कि बढ़िया चीज है। तभी यही तो सिखाना चाह रहे हैं, आप समझो बात के मतलब। लेकिन ये क्या देख रहे हैं, कि आदमी आदमी को नहीं पसंद कर रहा है और पेड़ को प्यार करना तो दूर की बातें है कि नहीं। यहाँ अपने ही अपनों को ब्लड बहाने के लिए तैयार है, तो ये सब अच्छा नहीं है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे में तीसरा दिया हुआ है, व्हाट डू द क्राउ एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। कौवा और हेमलॉक ट्री किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जॉय और सौरो, यानी कि खुशी और दुख को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे तो हमारे समाज में सौरो दुख को ही रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है और कौवा भी उतना बढ़िया नहीं माना जाता है। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो। लेकिन अगर पोएम की बातें करें तो पोएम में कौवा जो है वो जॉय को दिखाया गया है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा कि हमारे सोसाइटी में सौरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन पोएम के थ्रू कवि बताते हैं कि कौवा और हेमलॉक ट्री जॉय का चीज है, इससे अच्छा ही मानना चाहिए, ठीक ना। आगे है, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्राउ सेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो जो है पार्ट, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कौवा ने नीचे गिराया पेड़ के ऊपर। तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो जो है वो पोएट के मूड जो है वो चेंज करने का काम कर रहा है, जो कि पार्टिकल्स ऑफ स्नो को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फील्ड डिप्रेस्ड और होपलेस। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया कि जब आप डिप्रेशन, अभी भी मैं डिप्रेशन में हूँ। एक रील्स देख रहा था तो स्क्रॉल करते करते आ गया था, नहीं, जिसको अवलाकन ऐसे ही बोलता है कि भाई डिस्प्रेशन में है। डिप्रेशन को जानबूझ के खराब करता है, लैंग्वेज को डिस्प्रेशन बोलता है मजाक उड़ाने के लिए। डिप्रेशन, अभी भी डिप्रेशन में ही, ऐसे एक रील्स में देख रहा था, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि क्या आपने कभी असहाय और एकदम बहुत उदास, झकझोर देने वाला कि कोई नहीं है मेरे साथ, सब मेरे को छोड़कर चले जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देता, कोई मेरे पास रहना नहीं चाहता, तो क्या आपने ऐसा महसूस किया? तो आप लिखिए उस क्षण को, क्या महसूस किया? तो लिख दो आंसर जी, कि दोस्तों के बीच में रहा तो दोस्त कभी दूर हो गया, या फिर किसी ने कोई दोस्ती तोड़ लिया तो ऐसा हुआ, या फिर पेरेंट्स ने कुछ नहीं दिलाया तो ऐसा हुआ, या फिर मार्क्स बढ़िया नहीं आया तो ऐसा हुआ, या फिर
कुछ भी लिख दो, या फिर क्रश ने आपको छोड़ के चला गया तो आप डिप्रेशन में चले गए, ये भी लिख दो भैया, ये भी आंसर है। लोग कहते हैं कि ये मोहब्बत नहीं आप बोर्ड में लिख सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लिख डालो, मार्क्स मिलवे करेगा। क्योंकि ये पूछ रहा है ना कि हैव देयर बीन टाइम्स, कि आपके जीवन में कोई ऐसा समय है कि जब आप डिप्रेशन फील किए हैं, तो लिख डालेगा। ठीक है, समझ गया, मैंने आपको परमिशन दिया। मार्क्स काटेगा तो बोर्ड वाला तो मेरे पास आना। ठीक, हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे। और इसी के साथ ये भी लिखना है भैया कि क्या आपने ऐसा महसूस किया कि आप डिप्रेशन फील कर रहे थे, लेकिन बगल से दूसरा कोई जा रहा था, आपने उसको देखा तो फिर खुश हो गए कि जाना दो उसको, नेक्स्ट आएगा, है कि नहीं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका फोन खो गया, आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, लेकिन घर वाले ने दूसरा फोन दिलाया, उससे महंगा फोन, है कि नहीं, तो आप खुश हो गए, राइट, समझे। तो ये भी लिखिएगा कि भैया उदास थे, दूसरा से दोस्ती हो गए, फिर खुश हो गए। भैया उदास थे, दोस्तों ने आगे बात करने लगा, खुश हो गए। तो ये सब कुछ भी लिख डालिए। तो इसी के साथ क्वेश्चन आंसर जो वो खत्म होता है। अगले क्लास में आंसर लिखवाऊंगा, बोलूंगा नहीं, ठीक है। आप अपने मन से ट्राई कीजिए। देखिए, मैं तो हर एक चीज लिखाता ही हूँ क्योंकि आपके लिए मेहनत जो करता हूँ, क्योंकि आपसे मेरे को मोहब्बत जो है, समझे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैंने एक्सप्लेन किया, आप 10th में हो, बोर्ड में कैसे लिखेगो, तो आपके अंदर लिखने की क्षमता हो, राइटिंग स्किल हो। मैंने समझाया ना जी, तो आपके अंदर क्षमता हो लिखने का, तो आप उसको बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, फिर मैं आपको आंसर लिखाता हूं, फिर उस आंसर से मिलाओ, है कि नहीं। ठीक है, समझ गया ना। तो ठीक है, फिर चलते हैं, ठीक है ना। शायरी सुनोगे। तो किसी ने बस एक सवाल पूछ करके रुला दिया, किसी ने एक सवाल पूछ करके रुला दिया कि तुम दो यार कब से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो लाइफ में बहुत कुछ होते रहता है, दोस्ती भी है तो कभी नहीं भी है। ठीक है, तो चिंता नहीं करना है, चला गया, नेक्स्ट, अगला बुलाओ, है कि नहीं। ठीक है, फिर सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और भी सुनोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल एक शायरी था कि वो तो तुम खुद ही मेरे सामने आ गया, वो तो तुम खुद ही मेरे सामने आ गया, वरना मुझे यार नहीं करना था तेरा दीदार। ठीक, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।